नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। म्यूज़िक की जितनी भी एग्ज़ामें होती हैं ऑल ओवर इंडिया में, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे वो एमपी टेट मेन एग्ज़ाम हो, या फिर एनवीएस, केवीएस, डी ट्रिपल एसबी, आरपीएससी, एमपीपीएससी, और अभी जो लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन चल रही है ईएमआरएस जो चल रही है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए, या वो बीपीएससी हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम हो, या कोई सी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम जितनी भी होती हैं ऑल ओवर इंडिया में, उसकी स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा तैयारी कराई जाती है आपकी। और अभी तक मैंने काफ़ी थ्योरी क्लासेस आपकी तकरीबन 1 से लेकर 10 थ्योरी क्लासेस मैं आपकी ले चुका हूँ। उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई है, तो वो किसी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम में आपके काम आने वाली है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। अब आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो म्यूज़िक का ओल्ड पेपर है उसका पार्ट 1 हम करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको 20 क्वेश्चन बताऊंगा। और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का म्यूज़िक के जो दोनों पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, यानी 2 पेपर आपके कंसर्न सब्जेक्ट के होंगे और एक पेपर आपका राजस्थान जीके का होगा। तो इनका सिलेबस क्या है म्यूज़िक के दोनों पेपर का, वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा है कि जितने भी यूट्यूब पे जितने भी वीडियो डले हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके, तो इसमें सारे वैकेंसी से रिलेटेड डले हैं। सिलेबस का कोई भी वीडियो वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि म्यूज़िक स्टूडेंट्स को इसका सिलेबस के बारे में भी पता चले, तो मैंने सोचा कि आपका वीडियो इस पर बनाया जाए। और अभी ये जो एमपीपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का ओल्ड पेपर है म्यूज़िक का, वोकल का, तो इसमें तकरीबन 200 प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे हम 20 प्रश्न ही करेंगे। उसका कारण ये है कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि दोनों चीज़ें इसमें कवर हो जाए, फिर आगे मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इसमें आपके एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में आपको कराने वाला हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरे काम को सराह रहे हैं। अभी इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे डिमांड भी हो रही है और काफ़ी अच्छे थैंकफुल मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि स्वराले म्यूज़िक क्लास के जो चैनल का जो काम है उसको सब सराह रहे हैं। जो पहले मैंने वीडियो डाला है वो 21 जून को जो हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड मैंने पूरा उसका रिव्यू सॉल्यूशन पूरा बताया है। जो मुझे मेरे म्यूज़िक स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया था वो मैंने आपके सामने साझा करा था। अब उससे रिलेटेड कमेंट काफ़ी आए हैं, तो उसका मैं आप सभी को धन्यवाद कहता हूँ दिल से। और अब मैं रेगुलर आपका जो है ये एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो ओल्ड पेपर है वो मैं आपको पूरा सॉल्यूशन करवाऊँगा। और अभी मैं आपका सिलेबस भी इसमें बताऊंगा आरपीएससी का। तो आरपीएससी वाले ये ना सोचे कि एमपीपीएससी का पेपर हमारे क्या काम का, तो ऐसा नहीं है। आप अगर हर स्टेट का आप पेपर सॉल्व करते हैं तो आपका उसमें फ़ायदा होगा। और एमपीपीएससी वाले ये ना सोचे कि आरपीएससी का सिलेबस हमारे किस काम का, क्योंकि म्यूज़िक में लगभग सिलेबस 19-20 एक ही मतलब होता है। 90-20 का फ़र्क रहता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है, 1% का फ़र्क आपको मिलेगा। और जितने भी कॉलेज लेवल के एग्ज़ाम हैं उसमें तो यूजीसी नेट का सिलेबस ही काम आ जाता है। तो चलिए अब हमारा आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर आपने 21 जून वाला यूजीसी नेट वाला वीडियो नहीं देखा है, जो आपकी एग्ज़ाम हुई थी, उसका मैंने रिव्यू और एनालिसिस काफ़ी अच्छा बनाने की कोशिश की थी, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक आपको दे दूंगा। और जितनी भी थ्योरी क्लासेस है 1 से लेकर 10 तक, उसकी भी मैं पूरी लिंक आपको पूरी प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। चलिए अब हमारा आरपीएससी का सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम एमपीपीएससी के ओल्ड पेपर को मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो सबसे पहले आरपीएससी के सिलेबस की बात करते हैं। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी आरपीएससी अजमेर के द्वारा ये जो सिलेबस है म्यूज़िक वोकल असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है। एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये सिलेबस आपका पुराना सिलेबस है, ये न्यू अभी आपका सिलेबस यानी जैसे ही नोटिफिकेशन आई है उसके बाद जो न्यू सिलेबस है वो अभी रिलीज़ नहीं हुआ है।
तो उसका आप वेट कर रहे होंगे। लेकिन आपकी ये जो है आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी जो नया सिलेबस आएगा उसमें ज़्यादा आपको ज़्यादा खासा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। इससे रिलेटेड ही वो थोड़ा 19-20 फ़र्क रहेगा, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया आपको। तो आप तैयारी में लग जाइए, ज़्यादा ना सोचें कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसमें तैयारी में इसी सिलेबस के हिसाब से आप लग जाइए। सिलेबस की जो पीडीएफ है दोनों सिलेबस की, पेपर 1 और पेपर 2 की, मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उससे आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पे भी मैं डेली आपके 5 MCQ कराता हूँ। वहाँ पे भी स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं डेली, और सभी को टेलीग्राम चैनल पे काफ़ी मदद मिल रही है म्यूज़िक में, तो आप सभी भी उसका फ़ायदा उठाएं। अब जो पेपर है हमारा, पेपर 1 जो है, देखिए जो आपका आरपीएससी के पेपर होंगे वो 2 भाग में होंगे आपके, पेपर 1 पेपर 2, और तीसरा आपका भाग होगा जीके, यानी 3 भाग में होंगे टोटल। लेकिन जो 2 मेन पेपर है आपके म्यूज़िक के वो 2 होंगे। तो उसमें जो पहला पेपर है वो 75 मार्क्स का होगा, तो उसको आप देखिए किस प्रकार से रहेगा। अब देखिए ये आपका जनरल आइडिया ऑफ टर्म्स ऑफ वोकल म्यूज़िक। अब इसका मैंने हिंदी में बहुत ढूंढा सिलेबस, लेकिन मुझे हिंदी में नहीं मिला, तो मैंने सोचा आपको इंग्लिश में ही प्रोवाइड करा दूं। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आएगा, आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये आपके कुछ हमारे गाने के टर्म्स होते हैं: वर्ण, अलंकार, ग्राम, मूर्छना, प्रबंध, धातु, स्थाय, राग आलाप, रूपक आलाप, आलाप्ति, स्वस्थान नियम, गीति, काकू, गमक, तान, टाइप्स ऑफ तान, मेल, थाट, राग, राग जाति, राग लक्षण, वादी संवादी, अनुवादी, विवादी, और अविर्भाव, तिरोभाव, परमेल प्रवेशक राग, ताल, लय एंड डिफरेंट लयकारी। अब ये जितने भी टर्म्स है इसमें से काफ़ी मैंने करवाए हैं, और मैं जितनी बची है ये सब मेरे चैनल पे करवाऊंगा। तो आप लोग जुड़े रहिएगा चैनल से, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अब कंठ भेद जितने भी हैं उनके बारे में, उनके गुण दोष, गायक के गुण दोष, वाद्यकार के गुण दोष, ये सारा यानी नेट का सिलेबस आप देखेंगे और इसका देखेंगे तो ज़्यादा कुछ खासा फ़र्क नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद संगीत, नाच, श्रुति, स्वर, सप्तक, स्वस्थान, वही जो मैंने बताया उसका एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, मतलब कि प्राचीन, मध्यकाल और आपका आधुनिक काल में किस प्रकार से है, तो उसका पूरा डिस्कशन। और वोकल म्यूज़िक एंशिएंट पीरियड में कैसा था, प्राचीन काल में कैसा था, और याज्ञवल्क्य की शिक्षा, मांडू की शिक्षा, नारदी शिक्षा, रामायण, महाभारत और पुराण में क्या क्या संगीत मिलता है हमको, वो सब इसमें आएगा। फिर उसके बाद आपका नाट्य शास्त्र, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपका है 2nd यूनिट में। फिर 3rd यूनिट में है कृति, पदम, जावली, तिल्लाना, यानी जितनी भी शैलियाँ होती है वो सब 3rd यूनिट में आपकी आ रही हैं। भातखंडे स्वरलिपि पद्धति, वेंकटमखी, कटपयादी योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कटपयादी, और रविंद्र संगीत आपका, हवेली संगीत, और गुरुमती संगीत, यानी जितने भी संगीत है तो उसके टाइप्स हों, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर यूनिट 4 में आपका आता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन थ्रोट एंड ईयर। मतलब इसको आप बोल सकते हैं कि जो आपका फिजिकल जो होगा उससे रिलेटेड, मतलब कि शरीर से रिलेटेड जो थ्रोट होता है, यानी काकू आप यहाँ पे ले सकते हैं, और मतलब गले से रिलेटेड जो भी, यानी शरीर में क्या प्रभाव होता है संगीत का, राग का, इस सब से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं। राग, जैसे कोई बीमारी हो जाती है तो किस बीमारी में किस राग से उसका इलाज किया जा सकता है, ये सब इसमें आएगा। आपका वॉइस कल्चर, वॉइस प्रोडक्शन, तो ये सब आपका वृंदगान। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ साउंड कंसोनेंस, मतलब ये पाश्चात्य टर्म जितनी भी आ गई है, पाश्चात्य स्वर लिपि यानी वेस्टर्न म्यूजिक से ये पूरा है, डायटोनिक, क्रोमेटिक। यूनिट 4 पूरा आपका वेस्टर्न म्यूजिक पे है, सेंड, सेवट, ये आप देख सकते हैं। फिर यूनिट 5 में क्या है, इवोल्यूशन है, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न नोटेशन सिस्टम, और जो बदलाव पहले से अभी जो बदलाव हुए हैं हमारे स्वर सिस्टम में उसके बारे में पूरा डिटेल है। रस थ्योरी है, इस प्रकार से पूरा, यानी आप देख सकते हैं कि काफ़ी आपका सिलेबस यूजीसी नेट जैसा ही है। अब इसमें मैंने जैसा कि बताया कि ये 75 मार्क्स का होगा, और इसमें 150 क्वेश्चंस आएंगे आपके पार्ट 1 में, और 3 आवर्स का ये रहेगा, और हर क्वेश्चन इक्वल, हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे।
अब इसमें जो लैंग्वेज होगी वो बायलिंगुअल होगी, इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा। अब ये जो है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये पुराना सिलेबस है आपका, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग दे रखा है। लेकिन अभी जो आपकी नोटिफिकेशन आई है इसमें आपका कुछ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया है। तो अभी आप ऐसा ना सोचें कि नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन पुराने के हिसाब से अगर लेकर चलें तो आपकी तैयारी आप मजबूत रखिए, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो काफ़ी टफ होने वाला है फिर ये। अब पार्ट 2 की हम बात करते हैं। पार्ट 2 में आपको बताता हूँ। अब ये आपका पेपर 2 आ गया है। पेपर 2 में क्या होगा, पेपर 2 भी आपका 3 आवर्स का रहेगा, सेम जैसा आपका 75 मार्क्स का है और 150 क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी वही 75 मार्क्स का है, 150 क्वेश्चन है और वही 3 आवर्स का ये पेपर रहेगा। अलग अलग दिन ही होंगे, स्वाभाविक सी बात है, 3-3 घंटे सलंग तो होंगे नहीं। तो इस प्रकार से, लेकिन आपको तैयारी आपकी अभी से करना होगी, क्योंकि पेपर इसका टफ हो सकता है। आरपीएससी यानी काफ़ी अच्छे लेवल की एग्ज़ाम होती है। अब देखिए इसमें जो पेपर 2 में यूनिट 1 जो है आपकी, इसमें जितने भी शास्त्रकार हो गए आपके, तो उनका पूरा आपको पता होना चाहिए परिचय, और उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, उनके नाम, ये सब आपको पता होना चाहिए। उस ग्रंथ में क्या क्या है थोड़ा थोड़ा सबका आपको इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जो दक्षिणी शास्त्रकार है, त्यागराज जी, मुत्तुस्वामी दीक्षितर, श्यामा शास्त्री, पुरंदर दास, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर जितने भी वोकलिस्ट हुए हैं, बड़े बड़े जितने भी गायक हुए हैं सारे घरानों में, उन सब के बारे में ये नाम दे रखे हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। ये यूनिट 1 है। फिर यूनिट 2 में आपका पूरा वही जाति गायन, प्रबंध, ध्रुवा, जो आपने फर्स्ट यूनिट में देखा था थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड है। शैलियाँ और मिक्सअप थोड़ा सा आपको इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका ये देखिए यहाँ पे मेरुखंड, स्वर प्रस्तार, खंड मेरु, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यूनिट 3 में क्या है, जितने भी राग होने उनके नाम दे रखे हैं, रागों के बारे में पता होना चाहिए आपको। रागंग के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से रागंग होते हैं और उनसे जो राग बनते हैं उनके सारे समय सिद्धांत, ये वो आपको सब पता होना चाहिए। अगर आपको रागों के समय सिद्धांत में याद करने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मेरा समय सिद्धांत वाला वीडियो भी देख सकते हैं, थ्योरी क्लास नंबर 10, जिसमें मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से सारे रागों को एक्सप्लेन किया है कि उसमें किस प्रकार से आप समय सिद्धांत को याद कर सकते हैं, और वो काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल भी रहा है। तो आप उसको जाके देखिए, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, थ्योरी क्लास नंबर 10। ये देखिए ये सारे प्रकार हैं, अंग है, रागांग। उसके बाद ये जितने भी राग हैं इनकी डिटेल में स्टडी यानी इनका परिचय आपको पता होना चाहिए, इनके वादी संवादी, इनका समय सिद्धांत। इसके अलावा इन्होंने इनका समय सिद्धांत हो गया, वादी संवादी हो गया। फिर इनको गाने का तरीका यानी स्वरावली तो आपको पता ही होनी चाहिए सभी की, तभी तो आप राग बता पाएंगे कि कौन सा राग ही है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर मार्गदेशी ताल की कितनी कितनी मार्गदेशी ताल आपको मिलती है ग्रंथों में, और अलग अलग जितना भी है ताल के 10 प्राण, ये वो सब इसमें, तानपुरा, फिर जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं वो सारे आ जाएंगे इसमें, और लोक संगीत भी इसमें आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद संगीत नाटक एकेडमी और जितनी भी आपकी संस्थाएं होती हैं म्यूज़िक की, उससे रिलेटेड आपको सब कुछ पता होना चाहिए। जितने भी डांस होते हैं, भरतनाट्यम, कथक, यानी ये मैंने जैसा आपको बताया फोक म्यूज़िक का आपको थोड़ा बहुत उसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये इस प्रकार से आपका दोनों सिलेबस हैं, सिलेबस 1 पेपर 1 का और सिलेबस पेपर 2 का आरपीएससी का। अब एमपीपीएससी वाले ये कतई ना सोचे कि आरपीएससी का हमारे काम का नहीं है, और आरपीएससी वाले ये कतई ना सोचे कि एमपीपीएससी का हमारे कुछ काम का नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम है अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको चाहिए कि आप केबीएस का पेपर भी सॉल्व करें, DSSB का भी करें, यूजीसी नेट का भी करें, कोई से भी म्यूज़िक का पेपर। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि म्यूज़िक के क्वेश्चनों को हमको सॉल्व करना है, ना कि ये कि केवीएस का मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मैं एनवीएस का नहीं करूँ, या एनवीएस का कर रहा हूँ तो यूजीसी नेट का नहीं करूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सारे पेपर सॉल्व करना चाहिए ताकि हमारा नॉलेज भी दिन ब दिन बढ़े और हमें एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करके जॉब
जॉब पाएँ, क्योंकि अभी ये जो साल है आपका 2023, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका ईयर है। इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आ रही है। मैं मानता हूँ कि कुछ कुछ वैकेंसीज़ में थोड़ा सा ये अच्छी बात नहीं है कि डिप्लोमा वालों को मौका नहीं दिया जा रहा है, तो वो एक मुझे थोड़ा नेगेटिव पॉइंट लगता है, क्योंकि इससे जो जिन्होंने कर लिया है और जिनकी एज निकल गई, तो उनका तो समय जा रहा है और उनका तो भविष्य खतरे में आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बाकी अब जो है उसको हमको स्वीकार करके आगे हमको बढ़ना चाहिए, और जो हमारे सामने वैकेंसीज़ है उनको हमको कवर अप करना चाहिए। स्वीकार करके इसका मतलब ये नहीं कि स्वीकार करके बैठ ही जाना है। आप मेल करिए, एप्लीकेशन करिए, ऐसा नहीं है कि हमको लेकिन हमको जो अभी है हाल फिलहाल उस पर ध्यान देना चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब है। अब देखिए, अब मैं MPPSC का आपको पेपर सॉल्व कराता हूँ। ये पार्ट 1 रहेगा आपका MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूज़िक वोकल का ओल्ड पेपर सॉल्यूशन में आपको कराने वाला हूँ, पार्ट 1। अब इसमें मैं आपके टोटल 20 क्वेश्चन आपको करवाऊँगा, ठीक है। चलिए, अब इसमें पार्ट 1 में सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है, कौन सा वाद्य रामायण कालीन है। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। तबला दे रखा है, भेरी दे रखा है, मोहन वीणा दे रखा है और रबाब। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भेरी। भेरी को हम क्या कहते हैं, भूंगल भी कहते हैं, आप याद रखिएगा, भूंगल, ठीक है। एग्जाम में कभी अगली बार पूछा जा सकता है कि भूंगल कौन सा वाद्य है, या रामायण कालीन दे के भूंगल दे रखा हो, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो भूंगल वाद्य भी कहते हैं, भूंगल वाद्य कहते हैं। अब ये किस प्रकार का वाद्य है, तो ये आपका है सुशिर वाद्य। यह आपका है सुशिर वाद्य, याद रखिएगा आप, ठीक है। इसके अलावा मैं एक जानकारी और देता हूँ आपको भेरी के बारे में, यानी भेरी जो वाद्य है उसके बारे में। ये वाद्य आपका है राजस्थान का। तो ये सब आप जानकारी इसको नोट कर लीजिए ताकि आपके काम आए। यह आपका है राजस्थान का। और तबले की बात करें तो तबले का आविष्कार किसने किया है, अमीर खुसरो जी ने। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है, तो मोहन वीणा का आविष्कार किया है विश्व मोहन मट्टे जी ने। और रबाब का आविष्कार किसने किया है, तो वो किया है तानसेन जी ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे पहले ही क्वेश्चन में, तो ये आप याद रखिएगा और इसको आप कवर अप करिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाभारत का कौन सा व्यक्ति संगीत प्रवीण था। अब इसमें आपके ऑप्शन है गांधारी, वाल्मीकि, विदुर और बृहनंदा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बृहनंदा, ठीक है। आप याद रखिएगा, वाल्मीकि जी की बात करें तो इन्होंने क्या लिखा है, रामायण लिखी है। तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे जितने भी आगे क्वेश्चन आने वाले हैं ये साम गायन से रिलेटेड आपके प्रश्न है। साम गायन के संदर्भ में भक्ति का क्या मतलब है, तो भक्ति का क्या मतलब है, साम के अंग, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, साम के अंग क्या हो जाएंगे, भक्ति का मतलब है। यानी जब साम गान किया जाता है तो उसके अंगों का हम फॉलो करते हैं, यानी उसका अंगों का पालन करते हैं। यानी जो उसके भेद हैं, उसके अंग जो हैं, उसके द्वारा साम गान किया जाता है। तो वही हमारा क्या हुआ, भक्ति का मतलब हुआ, ऐसा इसका अर्थ है। चलिए अब इसके आगे की बात करते हैं। अगर मैं पूछूं कि साम के अंग कितने होते हैं, तो साम के अंग होते हैं आपके 5। कौन कौन से, तो आपके होते हैं साम के अंग। सबसे पहला आपका आता है उसमें प्रस्ताव, दूसरा आपका आता है उद्गीत, तीसरा आपका आता है प्रतिहार, चौथा आपका आता है उपद्रव और पांचवा आपका आता है निधन। देखिए अब यहाँ पे आधे से ज़्यादा तो लिखे हुए हैं आपके, एक कौन सा नहीं लिखा है, उद्गीत नहीं लिखा है। मैं लिख देता हूँ आपका उद्गीत, है ना, ये आप नोट कर लीजिए। और साम गायन के प्रारंभ करने वाला अंग का नाम क्या है, तो प्रारंभ करने वाला कौन सा हो गया आपका प्रस्ताव।
अब अगर वो पूछ लेते कि प्रस्ताव के बाद कौन सा अंग आपका आता है, तो प्रस्ताव के बाद आता है आपका उद्गीत, यानी पहले पे ये, फिर उद्गीत आपका दूसरे पे, तीसरे पे आपका आ जाएगा प्रतिहार, चौथे पे आपका आ जाएगा उपद्रव और पांचवे पे आ जाएगा निधन। अब एग्जाम में कभी पूछ ले कि साम गायन का अंत किस भाग से या किस अंग से होता है, तो वो होता है निधन से। निधन से इसका अंत होता है। शुरुआत प्रस्ताव से होती है, दूसरे नंबर पे उद्गीत होता है और तीसरे नंबर पे प्रतिहार होता है, चौथे नंबर पे उपद्रव और पांचवें नंबर पे निधन होता है। अब इसके बाद आपका आता है साम गायन में साम अक्षरों में जो परिवर्तन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसे विकार कहते हैं। ठीक है, हिंकार, उपद्रव और स्वरित। अब इसमें हिंकार और उपद्रव, इसको उपांग भी आप कह सकते हैं, साम गान के उपांग। हिंकार का प्रयोग कब किया जाता है, जब साम गान में जो उद्गाता होता है ना, जो मुख्य गायक होता है, तो और प्रतिहार और प्रतिहर्ता, ये जब प्रतिहार और प्रतिहर्ता ये जब शुरू में जब इसको गाते हैं, यानी कि जिस प्रकार से हमारे आधुनिक काल में आलाप किए जाते हैं आकार में, तो उस प्रकार से हूँ भर के इसको जब गाया जाता है तो इसे हिंकार कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। और स्वरित की बात करें तो स्वरित मैंने बताया था कि तानपुरे जो वाद्य होता है उसको स्वरित वाद्य कहते हैं, और ऐसे हमारे सामा प स्वर जो हमारे हैं वो स्वरित होते हैं। अब साम गायन में इसका आंसर आपका विकार हो जाएगा, आप याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है साम गायन में साम बाह्य अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए क्या संज्ञा है, तो उसके लिए आपका आता है स्तोप। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। विरुद्ध पद और पाठ क्या है, ये है प्रबंध के आपके अंग। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। विरुद्ध मतलब होता है गुणवाचक, गुण सूचक, यानी गुणों को बताने वाला। पद मतलब कविता, यानी जिन शब्दों का उसमें प्रबंध में उपयोग किया जाता है उन्हें पद कहेंगे। और पाठ मतलब जिन वाद्य अक्षर को, यानी पटाक्षर का जो प्रयोग किया जाता है, जितने भी वाद्य होते हैं, यानी प्रबंध में, यानी मृदंग की बात करें या फिर पखावज की जो पाठ अक्षर होते हैं, यानी कि जो उसके बोल होते हैं, उसका जो प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पाठ कहते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य संगीत के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके पंडित भातखंडे जी। ठीक है, अब इनकी बात करें पंडित भातखंडे जी की, तो इनका जन्म हुआ है 1860 में, बालकेश्वर में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, ये सब जानकारी आप नोट कर लीजिए। बालकेश्वर मुंबई में इनका जन्म हुआ है 1860 में। और पंडित भातखंडे जी रामपुर घराने के हैं। रामपुर इनका घराना है। इसके अलावा हम और बात करें तो इन्होंने वजीर खां जी से शिक्षा प्राप्त की है। वजीर खां इनके गुरु हैं। और जैसा कि अभी आपने इनकी बुक देखी, लक्ष्य संगीत इन्होंने लिखी है, मल्लक्ष्य संगीतम लिखी है, स्वर मालिका, क्रमिक पुस्तक मालिका, ऐसे काफ़ी पुस्तकें इन्होंने ढेर सारी लिखी है। और इनको कई उपनामों से भी जाना जाता है, जिसमें माजरी का है ना, विष्णु शर्मा, तो इस प्रकार से इनके कई उपनाम भी हैं। हर रंग भी इनको कहा जाता है। फिर पंडित पलुस्कर जी की बात करें तो ये इनका जन्म हुआ है 1872 में। 1872 में इनका जन्म हुआ है कुरुंदवाड़ बम्बई में इनका भी जन्म हुआ है 1872 में। इनके गुरु का नाम क्या है, तो बाल कृष्ण बुआ इशलिंजीकर, और ये ग्वालियर घराने के गायक हैं, महत्वपूर्ण गायक हैं और शास्त्रकार भी हैं। पंडित रतन जनकर की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ है 1883 में। तो दोस्तों इनका जन्म हुआ है 1899 में। आप करेक्शन कर लीजिएगा, 1883 में नहीं हुआ है, 1899
नाइन में हुआ है। और पंडित रतन जनकर ने दो पुस्तकें, ऐसे तो काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं जिनके नाम मैं बताता हूँ आपको। उसमें आपकी है गीत मंजरी और इसके अलावा आपकी तान संग्रह। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और एक पुस्तक का नाम आप मुझे कमेंट में इसका बताइएगा। आचार्य बृहस्पति जी की है राग रहस्य, और बाकी जो एक पुस्तक का नाम आप इसमें मुझे बताइएगा। इसमें मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आपको आसानी होगी। पंडित रतन जनकर की है तान संग्रह, आप नोट कर लीजिए, तान संग्रह। और आपकी है गीत मंजरी, गीत मंजरी। अगर मैं बात करूं अभिनव राग मंजरी किसकी पुस्तक है, तो वो आपकी है पंडित भातखंडे जी की। तो आप याद रखिएगा, ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं आप। और अभिनव ताल मंजरी तो वो है आपकी अप्पा तुलसी जी की। तो आप याद रखिएगा, भूलेगा नहीं। ताल मंजरी है अप्पा तुलसी जी की, अभिनव राग मंजरी है पंडित भातखंडे जी की, और गीत मंजरी है पंडित रतन जनकर की। एग्जाम में कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। और आचार्य बृहस्पति जी का है राग रहस्य, राग रहस्य, रहस्य। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए। और एक पुस्तक आचार्य बृहस्पति जी की, एक पुस्तक का नाम आप बताइएगा। काफ़ी पुस्तकें लिखी है इन्होंने, एक का नाम आप बताइएगा मुझे। अब देखिए, अब इसमें एक आपका क्वेश्चन आता है कि पलुस्कर पद्धति में कोमल गंधार इस प्रकार लिखा जाएगा। तो अब ये स्वरलिपि से क्वेश्चन है, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ये, यानी ग और ग के नीचे र का रफार, ये इसमें आपका आंसर हो। तो ये आपका ग का रफार जो है आपका इसमें आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा मैं अगर बात करूं कि इसी को अगर मैं आकार मात्रिक स्वर लिपि में पूछूं कि वो क्या होगा, तो वो आपका हो जाएगा मंद्र सप्तक। मंद्र सप्तक के स्वरों को इस प्रकार आकार मात्रिक स्वर लिपि में लिखा जाता है, तो आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे हम चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, भगवान बुद्ध का तत्व ज्ञान लोगों तक कौन से माध्यम द्वारा पहुंचाया जाता था? तो वो आपका हो जाएगा गाथा गान, है ना। अब इसमें एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं। प्रश्न ये है कि आपको इसको जो गान जितने भी दे रखे हैं, स्तुति गान, जाति गान, साम गान, गाथा गान, इसको आपको क्रमानुसार लगा के मुझे बताना है कि कौन सा पहले आएगा, कौन सा इसके बाद में आएगा। यानी चारों का क्रम आपको बताना है कि पहले कौन सा गाना आया, फिर उसके बाद कौन सा गाना आया, और उसके बाद कौन सा आया। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। चलिए अब 10वां प्रश्न आपका आता है, अमीर खुसरो के समकालीन गायक कौन है? तो वो आपके हो जाएंगे गोपाल नायक। इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स लोगों को, और आप ध्यान रखिएगा तानसेन जी के पहले के जो समय काल है वो अमीर खुसरो जी का है। कई स्टूडेंट समझते हैं कि तानसेन का पुराना है, जबकि ऐसा नहीं है। तानसेन जी बाद में हुए हैं अमीर खुसरो के बाद में। अमीर खुसरो और गोपाल नायक 12वीं सदी के हैं, और तानसेन हरिदास जी ये 15वीं सदी के, और त्यागराज जो हैं वो 16वीं से लेकर 17वीं सदी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अब इसमें आगरा घराने की शैली किस घराने की शैली से मिलती जुलती है? तो वो स्वाभाविक सी बात है ग्वालियर आ जाएगा, क्योंकि ग्वालियर से ही घरानों का उद्गम शुरू हुआ है। घराने गाने के, गायन के जितने भी घराने हैं वो सब ग्वालियर से शुरुआत हुई है। अब ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन है? तो वो आपके हो जाएंगे नत्थन पीर बख्श। अब अगर हाजी सुजान खां साहब की बात करें तो ये आपके हैं आगरा घराने के। ठीक है, आप याद रखिएगा आगरा घराना। और वाजिद अली शाह जो हैं ये ठुमरी के प्रवर्तक हैं, ठुमरी के प्रवर्तक हैं। तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मंद रंग किसको कहा जाता है? तो भूपत खां को, भूपत खां को। तो ये इंपॉर्टेंट आपको सारा कुछ पता होना चाहिए।
अब अगर मैं बात करूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, पंडित भातखंडे जी ने किस उपनाम से लेखन किया है, तो वो आपका आ जाएगा विष्णु शर्मा। बाकी भी उपनाम आपको पता होना चाहिए जो मैंने आपको शुरू में ही बताए हैं, तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मार्जी का और आपका क्या बताया था मैंने, मार्जी का, विष्णु शर्मा और हडरंग, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन से कलाकार 3 घरानों की गायकी में प्रवीण है, तो वो आपके हो गए पंडित भास्कर बुआ बखले। अब ये आपको पता होना चाहिए कि वो 3 कौन से घराने हैं, तो वो आपके हैं ग्वालियर, नोट करते चलिए, ये सब आपके नोट्स में आपके काम आएगा। ग्वालियर, आगरा, और फिर उसके बाद आता है आपका जयपुर। तो ये आपके 3 घराने इसमें हो जाते हैं, इनको आप याद रखिएगा। एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि पंडित भास्कर बुआ बखले जी जो हैं वो कौन से घराने में प्रवीण नहीं है, 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें 3 ऑप्शन ये आपके करेक्ट होंगे और एक आपका गलत उसमें हो जाएगा। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। उस्ताद फैयाज खां साहब की बात करें तो 1886 में इनका बर्थ हुआ। आगरा घराने के जाने माने गायक हैं। पंडित राजा भैया पूछ वाले जी जो हैं वो ध्रुपद गायकी में प्रसिद्ध माने जाते हैं। 1882 में इनका जन्म हुआ है और इनके गुरु भी कौन है, वजीर खां साहब है। यानी भातखंडी जी इनके कौन हुए, वो हुए इनके गुरु भाई। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब की बात करें तो 1902 में लाहौर में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता जो हैं वो हैं आपके काले खां, अली बख्श और काले खां सिंधी खां आपके गुरु रहे हैं, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब। और इनका घराना कौन सा है, पटियाला घराना। इनका है आगरा, इनका है ग्वालियर और इनका है पटियाला। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। और भास्कर बुआ बखले जी का तो मैंने आपको बता ही दिया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, भास्कर बुआ बखले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, प्रेम पिया किस कलाकार का उपनाम है, तो वो आपका सीधा सा किसका हो जाएगा, उस्ताद फैयाज खां। आप याद रखिएगा। उस्ताद वहीद खां साहब हैं आपके किराना घराने के और उस्ताद अलादिया खां साहब कौन से घराने के हैं, जयपुर घराने के। चलिए, और प्रवर्तक हैं जयपुर घराने के। और उस्ताद वहीद खां कहाँ के प्रवर्तक हैं, किराना घराने के, अब्दुल खां साहब और वहीद खां साहब। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, इनमें से कौन सा कलाकार जयपुर घराने का है, तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा केसरबाई केरकर। केसरबाई केरकर जयपुर घराने की हैं और इन्होंने शिक्षा ली है आपके अलादिया खां साहब से। अलादिया खां साहब से इन्होंने शिक्षा ली। जब ये अलादिया खां साहब से सीखने के लिए गई थी वहाँ पे, इनके यहाँ पे अलादिया खां साहब के यहाँ, तो उन्होंने इनको सिखाने के लिए मना कर दिया था क्योंकि उनकी कुछ शर्तें थी। उनकी ये शर्त थी कि आपको 20 साल या 10 साल ऐसा कुछ है, तो उसकी फ़ीस आपको पहले से जमा करनी होगी। उसके बाद यानी 10 साल की फ़ीस पहले ही आप दे दो, उसके बाद मैं आपको सिखाना शुरू करूँगा। और फिर ये गृहिणी थी तो इनको कहा गया है कि आपको मेरे यहाँ रहकर 10 साल सीखना पड़ेगा, आप घर गृहस्थी में नहीं रह सकती। तो फिर इन्होंने वहाँ पे जाके ही इनसे सीखा था और 10 साल की फ़ीस इनको इकट्ठा दी थी। तो देखा आपने किस प्रकार से पुराने कलाकार स्ट्रगल करते थे। अब हीराबाई बरोड़कर जी जो हैं वो आपकी आती हैं किराना घराने की, और ये किनकी बेटी हैं, ये आपकी हैं अब्दुल करीम खां साहब की बेटी हैं और शिष्या हैं। अंजनी बाई मालपेकर की बात करें तो इनका जन्म हुआ है 1883 में गोवा में। गोवा में इनका जन्म हुआ है। नज़ीर खां साहब आपके गुरु हैं, नज़ीर खां, ये अंजनी बाई मालपेकर के गुरु हैं। और ये कौन से घराने से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं भिंडी बाजार घराना, भिंडी बाजार घराना।
तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, ये सब याद रखिएगा आप। बेगम अख्तर की बात करें तो ये इनकी ही शिष्या है, बेगम अख्तर जी। और बेगम अख्तर ने भी काफ़ी कलाकारों से अपनी शिक्षा ग्रहण करी है, जिसमें अता मोहम्मद खां, अब्दुल करीम खां, ऐसे काफ़ी लोगों से इन्होंने सीखा है। और इनको मल्लिकाए गज़ल भी कहा जाता है। अब इनमें से कौन से घराने की गायकी पर ध्रुपद गायकी का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आगरा घराना। तो आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 घरानों में प्रवीण जो भास्कर बुआ बखले जी, तो इसमें ग्वालियर, आगरा और जयपुर अतरौली घराना, आप याद रखिएगा, जयपुर नहीं, जयपुर अतरौली घराना। एक्चुअली क्या है कि जयपुर जो है वो एक अलग मुख्य घराना है, और उससे आपकी 2 शाखाएं निकली है, जयपुर अतरौली घराना और आपका पटियाला घराना। तो आप याद रखिएगा। चलिए, अब इनमें से कौन से घराने की गायकी पर ध्रुपद गायकी का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है? चलिए, ये तो हो गया। इसका आंसर आपका मैंने बताया है आगरा घराना, आप याद रखिएगा। अब ये जितने भी घराने हैं, घरानों पे भी मेरे 2 वीडियो बने हुए हैं। एक तबले के घराने का अलग बना है, तबले नृत्य का, और एक गायन के घराने पर भी पूरा वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो आप उसको जाके देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 18th क्वेश्चन की। प्रबंध की मेदिनी जाति कितने अंगों वाली है? तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने प्रबंध के बारे में पढ़ा है तो वो है 6 अंगों वाली मेदिनी जाति। आनंदी की बात करें तो वो है 5 अंगों वाली। यहाँ आ जाएगा आपका आनंदी। फिर दीपनी आ जाएगी आपकी 4 अंगों वाली, और आपकी तारावली हो जाएगी आपकी 2 अंगों वाली। तो ये 4 जाति हो गई, और ऐसे टोटल कितनी जातियां हैं? 5 जातियां हैं। मेदिनी, आनंदी, दीपनी, भावनी और तारावली। और भावनी आपकी हो जाएगी 3 अंगों वाली। तो यह सब आप नोट कर लीजिएगा। भावनी आपकी हो जाएगी 3 अंगों वाली। तो आप याद रखिएगा। प्रबंध पे भी पूरा मेरा एक वीडियो बना हुआ है, जिसमें मैंने काफ़ी अच्छे से काफ़ी सारा प्रबंध के बारे में बताया है। शायद ही कोई पॉइंट मैंने उसमें छोड़ा है। सारी चीज़ें प्रबंध के बारे में मैंने आपको बताई है। उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। देखिए, जो जितनी भी थ्योरी क्लासेस है आप उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। यानी प्लेलिस्ट मैंने उसकी बना रखी है, मैं सीधे प्लेलिस्ट की आपको लिंक दे दूंगा। तो उसमें जाके आपको प्रबंध की, घराने की, और थ्योरी क्लास नंबर 10 रागों का समय सिद्धांत, और जितनी भी मेरी क्लासेस है सब वहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसमें आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अब यहाँ पे प्रबंध की समाप्ति कौन सी धातु से होती है? तो वो आपका हो जाएगा आभोग। उद्ग्रह आपका प्रथम खंड होता है प्रबंध का, और बीच का खंड होता है मेलापाक, उद्ग्रह और ध्रुवा को मिलाने वाला, और आपका अंतिम जो आपका धातु होता है वो होता है आभोग। यानी इस प्रकार से आपकी चारों धातुएं बटी हुई है, और इसको भी मैंने प्रबंध के जो मेरा वीडियो है उसमें काफ़ी अच्छे से बताया है। अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन आता है 20 प्रश्न। कौन से प्रबंध का स्वरूप रागमाला सदृश्य है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राग कदम्ब। इसके अलावा अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि त्रिवट जो है वो कौन से प्रबंध से सदृश्य है, यानी कौन सा प्रबंध का स्वरूप उससे सदृश्य है, तो उसका क्या आंसर होगा आपका? तो वो हो जाएगा केवाड़ प्रबंध। आप याद रखिएगा, कौन सा प्रबंध? केवाड़ प्रबंध। त्रिवट की बात कर रहा हूँ मैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, केवाड़ प्रबंध। तो ये आप याद रखिएगा। और आगे मैं आपसे एक लास्ट प्रश्न, मैंने बोनस प्रश्न आपके लिए बनाया है, तो ये आपके लिए छोड़ता हूँ कि राग सरस्वती में कौन सा स्वर नहीं लगता है? रे, ग, ध और म। ये आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। इससे पता चलेगा कि आपको कितना राग का नॉलेज है। और आगे भी आपके प्रश्न और मैं आपको बताऊंगा। एक प्रश्न मैं आपको देता हूँ, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। प्रश्न ये है, 1924 में क्या नहीं हुआ है? क्या नहीं हुआ है? यह आपका प्रश्न है।
इसको आप सही कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा मेरी राइटिंग आपको हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न है आपका 1924 में क्या नहीं हुआ है। आपके ऑप्शन है तानसेन समारोह, तानसेन समारोह की शुरुआत, तानसेन समारोह की शुरुआत। दूसरा आपका ऑप्शन है कुमार गंधर्व जी का जन्म, कुमार गंधर्व जी का जन्म। तीसरा आपका ऑप्शन है लालमणि मिश्र, लालमणि मिश्र जी का जन्म। या बाबा अलाउद्दीन खान द्वारा, बाबा अलाउद्दीन खान द्वारा स्थापित बाबा अलाउद्दीन एकेडमी, बाबा अलाउद्दीन एकेडमी, एकेडमी। तो ये आपको मेरे को बताना है। मैं फिर से आपको क्वेश्चन बोल देता हूँ, 1924 में क्या नहीं हुआ है। तो आपका प्रश्न ये है, और आपके ऑप्शन है तानसेन समारोह की शुरुआत, दूसरा ऑप्शन है कुमार गंधर्व जी का जन्म, तीसरा ऑप्शन है लालमणि मिश्र जी का जन्म, और चौथा ऑप्शन है बाबा अलाउद्दीन एकेडमी की स्थापना बाबा अलाउद्दीन खान द्वारा। तो ये आपको उसमें मुझे बताना है कि कौन सा नहीं हुआ है। अब ये देखिए, ये प्रश्न मैंने एक अपना लेवल अपने दिमाग से ही इसको बनाया है, अपने सोच से ही बनाया है। तो आप ये प्रश्न भी बताइएगा कैसा है प्रश्न, और आप देखते हैं इसको कर पाते हैं कि नहीं। बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि इसको कहीं सर्च करें बिगर, देखते हैं कि आप कर पाते हैं कि नहीं। डायरेक्ट इसका आंसर मुझे जैसे वीडियो आप देख लेते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं, तो बिगर सर्च करें आप इसका आंसर कमेंट में करिए, ताकि पता चले कि आपको कितना उस चीज़ का नॉलेज है। और आप टेलीग्राम से मेरे जुड़ जाइए, वहाँ मैं डेली आपको 5 MCQ कराता हूँ। और अगर आप ये 1924 वाला प्रश्न आपको अच्छा लगे और इसी प्रकार के प्रश्न अगर आप और चाहते हैं, तो मैंने एक 120 क्वेश्चन का एक टेस्ट पूरा बनाया हुआ है आपके लिए, तो आप उसको वो खरीद सकते हैं। उसकी प्राइस मैंने मात्र 75 रुपीज़ रखी है। खरीदने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट और कुछ अलग ही मैं कंटेंट के आपके लिए प्रश्न, जैसा कि ये था 1924 वाला, इसी प्रकार के कुछ अलग ही प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। और उसमें जितनी भी एग्ज़ामें हैं म्यूज़िक की, सभी में वो आपको काम आने वाला है। 120 क्वेश्चंस हैं उसमें। और जो आगामी एग्ज़ाम यानी कि जो होने वाली है, उसमें जो कोई से भी म्यूज़िक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर वो कुछ ख़रीदना चाहते हैं, कॉम्बो जैसी कुछ चीज़ जो कि मैंने बनाई थी कॉम्बो, उसमें आपकी 4 स्पेशल क्लासेस हैं और आपके 2 म्यूज़िक के टॉप 150 क्वेश्चंस होने, उनके सेट हैं दोनों। एग्ज़ाम जैसा ही पूरा वो आपका होगा MCQ का। तो ऐसा आपको पूरा वो मिल जाएगा आपका 500 रुपीज़ में, वो पूरा आपको PDF सहित पूरा आपको इम्पॉर्टेंट PDF 3, तो वो सब आपको कंप्लीट मिल जाएगा। तो उसको भी अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसकी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक में दे दूंगा, तो उसकी वीडियो की लिंक दे दूंगा, तो आप उसको जाके गो थ्रू कर सकते हैं। उसको देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से क्या है और आप बताइएगा। अब ये 2 प्रश्न आपके, एक तो ये सरस्वती राग सरस्वती में कौन सा स्वर नहीं लगता है, और 1924 में
क्या नहीं हुआ है, ये मैंने जो प्रश्न पूछा है इसके आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर करिएगा। और इसके पहले भी मैंने जितने सवाल करवाए हैं उसमें भी बीच बीच में मैंने जो प्रश्न आपसे पूछे हैं उसका कमेंट आप ज़रूर करिएगा। आप लोगों के लिए ही मैं ये मेहनत कर रहा हूँ और स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल आपके लिए ये मेहनत कर रहा है और करता रहेगा। बस आपको जुड़े रहना है और दिल से आवाज़ आए तो मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।